मुल्क में कोई भी तब्दीली नहीं आ सकती जब तक पॉलिटिकल विल ना हो. वी ट्राई टू एलिमिनेट पर्सनल बाइसेस फ्रॉम द पॉलिटिकल सिस्टम एंड ब्रिंग अबाउट समथिंग विच इज़ वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव. फलां जगह पे पीटीएम का नैरेटिव सेल हो रहा है और फलां जगह पे पीटीएम का और फलां जगह पे पीटीआई का नैरेटिव सेल हो रहा है. लेकिन ये ज़बानी कलामी करने वाली बात नहीं. यू हैव टू सपोर्ट इट विद हार्ड कोर डेटा. और हमारे यहाँ जो है वो आप जो पॉलिटिक्स का कोई भी नाम लेता है वो कहता है जी मैं इस गन में नहीं उतरना चाहता. यू नो वो और ख़ासतौर पर वो सब लोग जो उसमें उतरे होते हैं. तो हमारे यहाँ हमने उसे एक डर्टी कॉनोटेशन तो बना दिया है लेकिन उसको एक मास्टर साइंस के तौर पे समझा नहीं है. तो शायद किसी को बुरा भी लग जाए. लेकिन ये जो फ्लड विक्टिम्स होते हैं ना जो आपको नज़र आ रहे होते हैं ये एक्चुअली फ्लड विक्टिम्स होते नहीं हैं. मैं इस फ्लड के दिनों में मैं खुद एरिया में रहा. आप किसी ऐसे डिज़ास्टर मैनेज के बाद आप जाएं जब आप दुनिया भर से इमदाद आती है, थोड़े दिनों बाद वही इमदाद आपको पिंडी के राजा बाज़ार में बिकती नज़र आ जाएगी. पूरे हल्के की एक जैसी सिचुएशन नहीं होती. उसमें छोटे बेशुमार यूनिट्स होते हैं जहाँ चीज़ें चेंज होती हैं. जो आपने स्विंग वोट की बात की, ये स्विंग वोट पूरे के पूरे हल्के के अंदर नहीं होता. कैंडिडेट का मसला ये है कि इस मुल्क में या तो पॉलिटिकल डायनेस्टीज़ हैं या पर्सनल बाइसेस हैं. उनकी बेसिस पे फैसला होता है. मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ किसी पार्टी का आप निकाल के देख लीजिए कि उनका इलेक्शन के दौरान टिकट देने का प्रोसेस क्या है. सो यू फाइंड आउट कि वो टिकट देने का प्रोसेस बिल्कुल ऑब्जेक्टिव नहीं है. कैंडिडेट एनालिसिस मौजूद नहीं. कैंडिडेट एनालिसिस किसी पार्टी के पास मौजूद नहीं है. आपके पास पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है वो 2008 के इलेक्शन से पहले की मौजूद नहीं है, कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है, कोई आर्काइव नहीं है. वी आर वर्किंग ऑन दैट एज वेल. दिस इज़ अगेन बेस्ड ऑन डेटा एंड अंडरस्टैंडिंग कि आपने कहाँ काम करना है. मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ तक हमारी एक्सेस नहीं है. लोगों को पता भी नहीं है. मैं आपको अभी ले जाता हूँ, अगेन जैज़ का नाम नहीं लेता, किसी मल्टीनेशनल के ऑफिस में चले जाएं, उनसे आप कहें यार भावलपुर के मुझे बता दें तहसीलें कौन कौन सी, किसी को नाम भी नहीं पता होंगे. यूनियन काउंसिल तो बहुत दूर की बात है. Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. आज हमारे एक बड़े ख़ास मेहमान हैं हाशिर इब्न इरशाद. Did I say that right? No. अच्छा चलिए आप अपना नाम बता दें सर. ये टंग ट्विस्टर में हम स्ट्रगल कर रहे हैं. जी टंग ट्विस्टर है. वो बच्चों ने बताया था मुसस्सर हुसैन तारा साहब का नाम मुश्किल है. मेरे नाम का मसला है कि आज तक ज़िंदगी में किसी ने इसका पहली दफ़ा में सही तलफ़ुज़ नहीं किया. इट्स ओके. और आपको तो पूरा नाम लेना पड़ा. मैं तो हाशिर पे फंस जाता हूँ. इट्स हाशिर इब्न इरशाद. अच्छा. और सर आप you're an educationist, you are the CEO of Dataverse. Can you tell us a little bit about what you're doing and what you've been up to recently? Recently, I've been up to a lot of things actually. Yes, I've been an educationist for the larger part of my life. That is where I invested most of my energies. But I am known as being a capacity building specialist. तो Can you explain what capacity building means to our audience? ये बड़ा मुश्किल सवाल आपने कर लिया. ये हमसे बहुत से लोग सवाल करते हैं. दरअसल कैपेसिटी बिल्डिंग का ताल्लुक आप इसको टाई अप कर लीजिए या तो इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट के साथ या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के साथ. हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको भी ज़रूरत होती है कि जिस तरह वो काम कर रहे हैं उसमें बेहतरी कैसे लाई जा सकती है, उसे ऑप्टिमाइज़ कैसे किया जा सकता है. तो एक तो कैपेसिटी बिल्डिंग आप ये कर सकते हैं. दूसरी कैपेसिटी बिल्डिंग जो है वो लोगों के लेवल पे होती है. लोगों को आप ट्रेन कर सकते हैं, लोगों की डेवलपमेंट कर सकते हैं, लोगों को इस लेवल से उठा कर थोड़े से ऊपर वाले लेवल पे ला सकते हैं. बच्चों से लेके बड़ों तक हर एक को किसी ना किसी स्टेज पे कैपेसिटी डेवलपमेंट की ज़रूरत होती है. और इसमें गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सारा काम करती हैं. उन्हें लोकल पार्टनर्स की ज़रूरत होती है. हम बहुत सारा इसमें हेल्प करते हैं. किस ज़माने में हम एग्जामिनेशन एंड एवेलुएशन के अंदर बहुत हैवीली इन्वेस्टेड थे. फिर हम करिकुलम डेवलपमेंट के अंदर काफ़ी हमने काम किया उस हवाले से. फिर हमने फोकस आहिस्ता आहिस्ता चेंज करते हुए मुख्तलिफ़ चीज़ों की तरफ चले गए. तो कैपेसिटी डेवलपमेंट सिर्फ हमने शहरों में नहीं की. मिसाल के तौर पर हमारा शुरू से फोकस ये था कि कैपेसिटी डेवलपमेंट जो उसकी ज़्यादा ज़रूरत जो है छोटे शहरों में, छोटे टाउन्स में, गाँवों के लेवल्स पे है. तो वी वर्कड अक्रॉस पाकिस्तान और प्राइमरली इन द मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज़. अच्छा. और उसका फ़ायदा ये हुआ कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी रीच्ड आउट टू every nook and corner of the country. And we have developed a workforce of professionals, educators who are part of our network. So that network is now 100,000 strong. अच्छा. बहुत बड़ा नेटवर्क है. मतलब मुल्क में शायद ही किसी के पास इतना बड़ा नेटवर्क हो. और ये नेटवर्क ऐसे लोगों का नहीं है कि आपने उन्हें कोई छोटा मोटा काम कराना है. इसमें टीचर्स हैं, इसमें हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, इसमें लॉयर्स हैं. सो एक बड़ा एजुकेटेड और बड़ा डेडिकेटेड किस्म का एक नेटवर्क है जिसके थ्रू हम मुख्तलिफ़ काम जो हैं वो ओवर टाइम एग्जीक्यूट करते रहते हैं.
वो कामों की एक लंबी लिस्ट है और बहुत लंबी कहानी है, वो मैं सुनाने बैठूंगा तो उसमें शाम हो जाएगी, तो मैं उस तरफ नहीं जाता। तो अभी मेरा बड़े सवाल हैं एजुकेशन रिलेटेड और बाकी सारी चीज़ों पे, लेकिन लेट्स स्टार्ट विद पॉलिटिक्स। आपने मुझे ऑफ एयर भी अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये जो आप अभी जिस पे काम कर रहे हैं इसका फोकस है ऑन अंडरस्टैंडिंग योर सॉर्ट ऑफ वोटर बेस बेटर, और इसका फोकस इस पे है कि सॉर्ट ऑफ इलेक्शंस जीतने में या मदद करना या इस तरह की चीज़ों में। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि मतलब हम भी देखते हैं वो कैम्ब्रिज एनालिटिका ने डोनाल्ड ट्रंप की मदद की, या वाज इट एग्रीगेट IQ, आई थिंक कंपनी का नाम था, जो ब्रेक्जिट में इन्वॉल्व थी, द कैंपेन। एक्चुअली सो मैं एक फिल्म भी देखी थी उस पर भी रिसेंटली, जिसमें वो ये दिखा रहे थे कि कौन सी वोटर बेस थी जो स्विंग हो सकती थी, कौन सी वोटर बेस थी जो वोट ही नहीं करती थी। तो 3-4 मिलियन ऐसे लोग थे जिनने कभी इससे पहले वोट किया ही नहीं था, उनको क्या मैसेजिंग थी, क्या टारगेटिंग थी। Is that similar to what you're trying to do? Well, I hope we are not bracketed with Cambridge Analytica after the controversy that they have run into. हमारा थोड़ा सा मैं अगर आप मुझे इफ़ यू अलाउ में थोड़ा सा मुख्तलिफ हमारी कहानी है। मैं आपको थोड़ा सा अगर खुश्क ना समझें तो फ़लसफ़े से अगर शुरू कर लूँ तो अरिस्टोटल ने पॉलिटिक्स को मास्टर साइंस कहा था। और हमारे यहाँ जो है वो आप जो पॉलिटिक्स का कोई भी नाम लेता है वो कहता है जी मैं इस गन में नहीं उतरना चाहता, यू नो वो, और ख़ासतौर पर वो सब लोग जो उसमें उतरे होते हैं। तो हमारे यहाँ हमने उसे एक डर्टी कॉनोटेशन तो बना दिया है, लेकिन उसको एक मास्टर साइंस के तौर पे समझा नहीं है। मुल्क में कोई भी तब्दीली नहीं आ सकती जब तक पॉलिटिकल विल ना हो, ये बात लोगों को समझने की ज़रूरत है। तो अगर आप पॉलिटिक्स को कोई ऐसी चीज़ समझेंगे जिससे बड़ी छूत सी चीज़ है, जिसे हाथ लगा दिया तो आपके हाथ ख़राब हो जाएंगे, कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो इस मुल्क में कभी तब्दीली नहीं आएगी। इसका मतलब है पॉलिटिक्स को ना सिर्फ ये कि आपको एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है, बल्कि आपको पॉलिटिकल विल को इस मुल्क में सपोर्ट करने की ज़रूरत है, पॉलिटिशियंस को सपोर्ट करने की ज़रूरत है, पॉलिटिकल प्रोसेस को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अच्छा, हमें ये लगता है कि ये जो सपोर्ट है, या जाहिर पॉलिटिकल प्रोसेस तो चल रहा है इस मुल्क में, मतलब किसी ना किसी तरह से अच्छा बुरा वो एक अलग दास्तान है और उसके ऊपर बहुत सारी डिस्कशन हो सकती है, लेकिन अभी भी ये बिल्कुल सब्जेक्टिव है। जैसे हम उर्दू में कहते हैं कि मौजूई है, मारूजी ऑब्जेक्टिव एनालिसिस के अंदर नहीं है। और उसके अंदर कमी ये है कि हमारे पास डेटा नहीं है कि हमें इस पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर से जो डेटा चाहिए। मिसाल के तौर पे आपके पास इस मुल्क में अगर आप नेशनल असम्बली के अंदर चले जाएं आज के दिन और आप उनसे पूछें कि यार हमें पार्लियामेंटेरियंस की हिस्ट्री निकाल के दे दें, तो उनको 10 साल से पीछे का उनके आर्काइव ही नहीं होंगे उनके पास। आप उनसे पूछें पार्लियामेंटेरियन परफॉर्मेंस का कोई ट्रैक रिकॉर्ड दे दें तो किसी को कुछ पता ही नहीं होगा कि चीज़ किस चिड़िया का नाम है। नेशनल असम्बली की बात कर रहा हूँ या प्रोविंशियल असम्बली की बात कर रहा हूँ, बाकी जगहों को तो आप भूल जाइए जो आपके हब्स हैं पॉलिटिक्स के। तो आप कैसे एनालाइज करेंगे, आप कैसे समझेंगे कहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, हमने ये सोचा कि यार इसको एक तो डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत है और इसको डॉक्यूमेंट करके आगे लाने की भी ज़रूरत है। और ऑफ कोर्स ये कोई हम वो जिसे इंसानियत की फ़लाह के लिए नहीं कर रहे, फॉर अस इज़ ऑफ कोर्स अ बिज़नेस। डेटा है, डेटा आप सेल करते हैं मुख्तलिफ लोगों को और यू मेक योर लिविंग आउट ऑफ इट। बट इसमें बहरहाल एक मोटिव हमारा ये भी है कि इससे एक बेहतरी की सूरत जो है वो पैदा हो जाएगी। अच्छा, अब वो कैसे करेंगे वो एक अलग कहानी है। मैंने जैसे कि आपको पहले बताया कि तकरीबन कोई 1 लाख लोगों का एक नेटवर्क है जो कि मौजूद है इस मुल्क में। ये 1 लाख लोगों का नेटवर्क आपको इन्फॉर्मेशन फीड करता है फ्रॉम ग्राउंड अप, और इस इन्फॉर्मेशन को आप डॉक्यूमेंट करते हैं। किस किस्म की इन्फॉर्मेशन? मैं उसी तरफ अब आता हूँ। अच्छा, अब इन्फॉर्मेशन किस तरह की हो सकती है? मिसाल के तौर पर मैं अब यू वांट मी टू स्पिल ऑल द बिजनेस सीक्रेट्स? ओके, एज मच एज यू कैन, एज मच एज आई कैन। ओके, सो हमने इस मुल्क को डिवाइड कर दिया यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर। ठीक है। मिसाल के तौर पे मुल्तान के इलेक्शंस जो थे मुलतवी हुए कुछ अर्सा पहले, ज़मीनी इलेक्शन NA 157, तो वहाँ कोई 38 के करीब यूनियन काउंसिल्स हैं। अब हर यूनियन काउंसिल की एक अलग डायनामिक है। तो आप किसी से ही पूछेंगे ना, यार आपने टीवी पे वो देखे होंगे, वो चल रहे थे सियासी शो, नहीं हमारे चलते, जिनकी रेटिंग जो है वो किसी ड्रामे से हमारे मुल्क में ज़्यादा होती है, क्योंकि उसमें हमारा काम ही होता है कि 3 बंदे इधर बिठा लेंगे, 2 इधर बिठा लेंगे और सब आपस में मुर्गियों की तरह लड़ेंगे। तो उसमें भी आपने देखा होगा तो कॉन्स्टिट्यूंसी के ऊपर बात हो रही है, मुल्तान की कॉन्स्टिट्यूंसी में ये हो रहा है, NA 157 में ये हो रहा है, लेकिन आपको कोई बंदा बात करता नज़र नहीं आएगा कि क्या उसको हम सब सेट्स में बांट सकते हैं। एटम को हम समझते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स, इनको भी समझना चाहते हैं कि नहीं समझना चाहते, क्योंकि जब तक वो उसको नहीं समझेंगे पूरे हल्के की एक जैसी सिचुएशन नहीं होती। उसमें छोटे 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 बेशुमार यूनिट्स होते हैं जहाँ चीज़ें चेंज होती हैं। जो आपने स्विंग वोट की बात की, ये स्विंग वोट पूरे के पूरे हल्के के अंदर नहीं होता।
अमेरिका में भी स्विंग स्टेट्स हैं, आपको पता है ना, कि मतलब कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो रेड हैं टाइम और कुछ हैं जो ब्लू हैं, और कुछ है जो स्विंग स्टेट्स हैं जो कभी किधर चली जाती हैं, कभी किधर चली जाती हैं। फिर रेड और ब्लू के अंदर भी ये है कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे आप स्विंग वोट होता है, पीपल सिटिंग ऑन द फेंस। कहाँ है भाई, किसको आपको, मतलब मुझे ये पता है कि फ़र्ज़ कर लीजिए शायान साहब जो हैं वो दुनिया इधर की उधर हो जाए, उन्होंने पार्टी ए को वोट देना, तो मैं शायान साहब पे वक्त ज़ाया नहीं करूँगा। शाहीन साहब ठीक है, आपको तो हम कन्विंस नहीं कर सकते, एंड हमारे मुल्क में इस तरह की हार्डलाइन पॉलिटिक्स मौजूद है, या कन्विंस करने में बहुत वक्त लग जाएगा। बट एक साहब आपके साथ बैठते हैं जिन्होंने पिछले 2 इलेक्शन में शायद एक पार्टी ए को वोट किया था, बट अब वो थोड़ा सोच रहे हैं कि यार पार्टी ए को वोट करना ठीक भी था कि नहीं था, उनको हमें कन्विंस करने की ज़रूरत है। बट डू वी नो दैट वी नीड टू स्पेंड मोर टाइम ऑन हिम एंड लेस टाइम ऑन यू? तो आप इन लोगों को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? मैं वही ये अच्छा, लोग ज़ाहिर है इंडिविजुअल आइडेंटिफाई नहीं होता, ये चंक्स आइडेंटिफाई होते हैं। हम करते ये हैं कि ये जो हमारा ये हमें ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे इंफॉर्मेशन जो है इनफ्लो हमारे पास आता है। इस इंफॉर्मेशन की बेस पे हम एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस किन बुनियादों पे होता है? मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम जो है वो अच्छा या बुरा ना चाहते हुए भी मौजूद है, और बहुत स्ट्रॉन्ग कास्ट सिस्टम मौजूद है। इस तरह पॉलिटिकल धड़े जो हैं वो मौजूद हैं हमारे यहाँ, जो कि स्विंग करते रहते हैं इधर से उधर। बरादरियाँ जो हैं वो मूव कर जाती हैं एक तरफ से दूसरी तरफ। तो आपके पास क्या, आपको कोई आज शख्स कह सकता है कि यार मेरे पास यूनियन काउंसिल फ़लाँ जो है 22 जो है ऑफ NA 152 के अंदर मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन कौन सी बरादरियाँ हैं, कौन कौन से धड़े हैं, वो किस वक्त किधर जाते रहे हैं, स्विंग उसका क्या है, ये उसी वक्त पता लग सकता है आपको जब डेली बेसिस पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आ रही हो। तो हम क्या करते हैं, हम यूनियन काउंसिल की सतह पे हलकों को या इलाकों को हम कास्ट क्रॉस सेक्शनल उसका एक बनाते हैं, हम उनके इलाकों का एक क्रॉस सेक्शन बनाते हैं, हम पॉपुलेशन का एक उसके अंदर मैट्रिक्स जो है वो क्रिएट करते हैं। फिर हम उन्हें वी ट्राई टू अंडरस्टैंड दोज इन टर्म्स ऑफ नैरेटिव। पहली बात ये, क्योंकि एक नैरेटिव होता है जो बिल्ड हो रहा होता है। मिसाल के तौर पे अभी पिछले दिनों एक PDM का नैरेटिव था, एक PTI का नैरेटिव था, तो आप समझ सकते हैं कि इस फ़लाँ जगह पे PTM का नैरेटिव सेल हो रहा है और फ़लाँ जगह पे PDM का, और फ़लाँ जगह पे PTI का नैरेटिव सेल हो रहा है। लेकिन ये ज़बानी कलामी करने वाली बात नहीं, यू हैव टू सपोर्ट इट विद हार्ड कोर डेटा। तो हम सर्वेस कंडक्ट करते हैं बाकायदा, सिंस वी हैव पीपल ऑन द ग्राउंड, तो हम 2 घंटे के नोटिस पे सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं कि यार 300 लोगों से टेक अ सर्वे एंड लेट्स सी दैट वी हैव आवर हैंड्स ऑन द पल्स ऑफ द पीपल। और हम जो कुछ एनालिसिस है उसको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास वेरीफाइबल डेटा आ गई। सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे कि शायान साहब ने या शेख रशीद साहब ने या शाह महमूद साहब ने आके कह दिया कि ये ऐसे हो रहा, मतलब कहने का क्या है, कोई भी कुछ कह सकता है, लोगों के अपने बाइसेस हैं। वी ट्राई टू एलिमिनेट पर्सनल बाइसेस फ्रॉम द पॉलिटिकल सिस्टम एंड ब्रिंग अबाउट समथिंग विच इज़ वेरी वेरी ऑब्जेक्टिव। सो मिसाल के तौर पे अगर एक पार्टी जो है वो वाकई एक मैनिफेस्टो डिज़ाइन करना चाहती है, आपको पता है मैनिफेस्टो हमारे यहाँ पीसेस ऑफ पेपर होते हैं, कागज़ का टुकड़ा है। मुझे नहीं पता आपने कभी पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, मैंने तो नहीं पढ़ा, सच्ची बात है। अच्छा, उसकी ना पढ़ने की एक वजह है, ये नहीं कि आपको मुझे इंटरेस्ट नहीं है। हमें पता है कि पार्टीज मैनिफेस्टो जो है ना, आप पढ़ेंगे तो पार्टी ए से लेकर पार्टी D तक सबका मैनिफेस्टो एक ही होगा, सिमिलर, हार्डली एनी डिफरेंस। मतलब जो मजहबी जमातें हैं उन सबका एक जैसा होगा, जो नॉन मजहबी जमातें हैं सो कॉल्ड, उन्हें आप, हालांकि मज़हब तो हर जमात ही थोड़ा बहुत यूज़ करती है, उनका ही मैनिफेस्टो एक ही जैसा होगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं होगा। बट हर पार्टी एक बिल्कुल डिफरेंट तरह की पार्टी। एक को आप कहते हैं यार ये लेफ्ट की पार्टी है, जो कि हमारे यहाँ बहुत कम रह गया, एक को आप कहते हैं सेंटर राइट है, एक एक्सट्रीम राइट है, बस सबका मैनिफेस्टो एक जैसे कैसे हो सकता है? बिकॉज वो उन्होंने चाप के इधर से बना दिए हैं, उन्हें पता है कि ना हमने कभी इस पर अमल करना है, ना किसी ने हमसे पूछना है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। इसी वजह से है कि वो डेटा जो है उस तक ना पॉलिटिकल पार्टीज़ की एक्सेस है, तो उनके लिए मैटर नहीं करता, ना आम लोगों की एक्सेस। तो हम ये एक्सेस जो है ये अब ट्रांसपेरेंट करना चाह रहे हैं। इशू बेस्ड पॉलिटिक्स इस मुल्क में जब तक शुरू नहीं होगी तब तक चीज़ें चेंज नहीं होंगी। पहली तो ये चीज़ होगी। इशू बेस्ड पॉलिटिक्स से आपका मतलब क्या है? हमारे यहाँ मसला ये है कि हम चीज़ों को मैक्रो लेवल पे देखने के आदी हैं, हम माइक्रो लेवल के ऊपर नहीं देखते। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं जी फॉरेन पॉलिसी हमारा इशू है, भाई वो तो ठीक है, हर जगह इशू होगा, इन्फ्लेशन हर जगह इशू है, ठीक। लेकिन जब माइक्रो लेवल पे आएंगे तो आप कहेंगे यार जब सराइकी वसेब में आप जाएंगे तो सराइकी सूबा शायद एक इशू बन जाएगा, ठीक है। आप यूनियन काउंसिल की सतह पे आप जब चले जाएंगे तो आपको पता लग जाएगा किसी एक ख़ास पॉलिटिकल धड़े का जो इन्फ्लुएंस जो कि बहुत डोमिनेंट हो गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, वो एक इशू है उस इलाके के लोगों के लिए, एंड दे वांट समबडी टू कम एंड सॉल्व इट। इस तरह के बहुत सारे आप इशूज़ डिज़ाइन कर सकते हैं। किसी जगह छोटे डैम्स की ज़रूरत है आपको, बट कोई सुन ही नहीं रहा यार उनकी बात। सैलाब आ जाता है हर साल, पुश्ते टूट जाते हैं, इस इलाके में पुश्ता नहीं बना हुआ, और शोर मचा रहे हैं, बट किसी को पता ही नहीं, बिकॉज हम फॉरेन पॉलिसी, इन्फ्लेशन, वो हम उससे आगे निकल नहीं पा रहे। अच्छा, अगर आप ये एड्रेस कर लें, मिसाल के तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए इसमें क्या
अपॉर्चुनिटी है। पॉलिटिकल पार्टीज़ को आपको पता है हर इलेक्शन आते हैं वो टिकट्स देते हैं। अच्छा, ये सिर्फ इलेक्शन बेस नहीं है, ये एक वन टाइम वो नहीं है कि इलेक्शन के करीब तो हमारा काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, अदरवाइज भी बहुत ज़्यादा इसकी बहुत सारी और डायमेंशन हैं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट के हवाले से या मीडिया मैनेजमेंट के हवाले से, इलेक्शन स्टाफ ट्रेनिंग के हवाले से, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी डेवलपमेंट के हवाले से। इसमें सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ इन्वॉल्व नहीं हो रही, इसमें डेवलपमेंट सेक्टर के पास डेटा नहीं है। मिसाल के तौर पे मैं भटक जाता हूँ थोड़ा सा चलते चलते, बताया मैं गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, तो उसकी परवाह ना कीजिएगा, मुझे रोक लीजिएगा जहाँ मैं थोड़ा सा आगे कंटिन्यू करें। पाकिस्तान में पॉवर्टी एलिविएशन के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं। बिल्कुल, आप आज उनके पास चले जाइए, मैं दावे से आपको कहता हूँ कि उनके पास यूनियन काउंसिल की सतह का डेटा नहीं होगा कि कहाँ पे किस किस्म की पॉवर्टी इंटरवेंशन की ज़रूरत है हमें। आपके अभी फ्लड्स आए हैं, मैं रिसेंट आपसे बात कर लेता हूँ। फ्लड्स के अंदर आपके पास कोई डेटा है किसी इस मुल्क में, एनडीएम में इंक्लूडेड, के कौन कौन से लोग डिस्प्लेस हुए हैं, किस किस इलाके में डिस्प्लेस हुए हैं, जो डिस्प्लेस हुए हैं उनके पास घर किस किस्म के थे, किस किस्म के घर अब उन्हें बना के देने, उनके रिश्तेदार कितने थे, उन्हें कहाँ पे पनाह मिली। अच्छा, होता क्या है, जो हमने देखा, मैं आपसे शेयर करता हूँ एक बड़ी क्या उसे कहना चाहिए, बड़ी कोल्ड सा फैक्ट है और बड़ा शायद किसी को बुरा भी लग जाए, लेकिन ये जो फ्लड विक्टिम्स होते हैं ना, जो आपको नज़र आ रहे होते हैं, ये एक्चुअली फ्लड विक्टिम्स होते नहीं हैं। मैं इस फ्लड के दिनों में मैं खुद एरिया में रहा। हम 2005 में जब ज़लज़ला आया था तब हमने पहली दफ़ा एक्सपीरियंस किया पाकिस्तान में, जब पहला बड़ा नेचुरल डिजास्टर होता ही है कि बहुत से अक्सर जो लोग होते हैं जिन जो फ्लड वगैरह में आते हैं, आप एक पूरा नेटवर्क होता है और बहुत रिश्तेदारियाँ वगैरह होती हैं, तो दूसरे तीसरे दिन इन्हें कहीं ना कहीं पनाह मिल जाती है। अपनी जगह बर्बाद हो गई, उसमें कोई डाउट नहीं है, लोग मर भी जाते हैं, जानवर तबाह हो जाते हैं, खेत तबाह हो जाते हैं, कहीं पनाह मिल जाती है आपको। अच्छा, इसके बाद क्या होता है, एक मुल्क में अचानक एक हमदर्दी की लहर उठती है, हम सबको चैरिटी करने का ख्याल आता है कि नहीं, तो अब क्या करते हैं, हाशिर साहब उठते हैं, कहते हैं यार एक ट्रक भर के जो है ना मुझे लेकर जाना है लिया। अच्छा, मैंने लिया ज़िंदगी में कभी देखा नहीं है, ठीक है, ट्रक के अंदर मैं 50,000 का सामान भरता हूँ और लिया आने जाने पर 70,000 का पेट्रोल खर्च करता हूँ। दिस इज़ अ फैक्ट। अच्छा, मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो मुझे पता कोई नहीं, मैं पूछ पाछ के लिया किसी एक इलाके में पहुँच जाता हूँ जहाँ पे ऑलरेडी एक माफिया मौजूद है जो सिर्फ ये करता है कि ट्रक आता है तो वो कहता है जी इससे आगे तो ट्रक आपका लूट लिया जाएगा, तो यहाँ पे उतार दें, मैं हम बांट देते हैं, या ये 6-7 लोग हैं जो बांट रहे होते हैं। 2005 के ज़लज़ले में मतलब ये मैं आपको अब ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट बता रहा हूँ, एक घर से जब ये थोड़ा बहुत सेटल हुआ, तो जब छापे पड़ने शुरू हुए, तो एक घर से कोई 300 कंबल और 400 रज़ाइयाँ और 200 खेमे निकले। आप किसी ऐसे डिज़ास्टर मैनेज के बाद आप जाएं जब आप दुनिया भर से इमदाद आती है, थोड़े दिनों बाद वही इमदाद आपको पिंडी के राजा बाज़ार में बिकती नज़र आ जाएगी। हम जब कभी जाते, हम कैंपिंग करते थे किसी ज़माने में, तो जो UNHCR के खेमे थे ना वो हम ख़रीदते थे यहाँ से कि यार ये बड़े अच्छे वाले कैंप हैं। यहाँ UNHCR के कैंपे खेमे आप मुझे बताएं कि हाथी चौक पे क्यों बिक रहे हैं, लेकिन डेटा नहीं है। आपको लगता है डेटा के साथ दिस इज ऑल्सो ह्यूमन इशू? मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं ना, मिसाल के तौर पे जो वैसे चैरिटी करेंगे नहीं और सिर्फ करेंगे जब कोई डिज़ास्टर आएगा, या फिर ऐसे लोग हैं जो आपने जिस तरह लिया का मिसाल दिया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बस अपने जो हल्का है या अपना जो जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, गांव हैं जो भी है, उनकी मदद करना चाहते हैं, या फिर ऐसे कि मतलब मैं कभी कभार इस तरह भी सोचता हूँ ना कि कितने लोग हैं जो मतलब राशन देने के लिए तैयार होंगे, एजुकेशन के लिए पैसे नहीं देने के लिए तैयार होंगे। जनरली स्पीकिंग इसमें ह्यूमन एलिमेंट भी तो आता है ना कि हम वो चीज़ें करना चाहते हैं जो हमें लगता है ज़रूरी हैं। उसे हम कहते हैं मतलब ये भी एक सिंड्रोम है, इसे इजी वे आउट। हम अपने दिल की तसल्ली कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, अच्छा ये भी फैक्ट है कि दुनिया में कोई परमानेंट या लॉन्ग लास्टिंग तब्दीली चैरिटी से नहीं आती। बिल्कुल, मुल्कों में हमारे यहाँ बहुत चैरिटी होती है, शायद दुनिया भर से है चैरिटी, पर आपको कोई ग्राउंड पे कोई तब्दीली होती नज़र नहीं आती। बिल्कुल, चैरिटी एक बैंडेड सी है, आपने लगा दी वक्ती तौर पे, आपका दिल मुतमईन हो गया, आपने बकरा ईद के गोश्त का पैकेट दे दिया किसी को, इट विल नॉट चेंज हिज सिचुएशन। अगले दिन वो बेचारा फिर मांगता फिर रहा होगा, 2 दिन आप खाना दे देंगे, रमज़ान में राशन डलवा देंगे, अगले महीने का राशन कहाँ से आएगा? बिल्कुल, वो टीच ए मैन हाउ टू फिश। हाँ जी, बिल्कुल। एक तो वो तो चैरिटी, हमारे यहाँ ना चैरिटी पे तवज्जो बहुत है, बट डेवलपमेंट पे तवज्जो नहीं है कि आप चीज़ों को डेवलप कैसे कर सकते हैं। चैरिटी आसान है, चैरिटी के आपने सिग्नल पे रोका और 10 रुपये निकाल के किसी को दे दिए, बट इफ़ यू वांट टू ब्रिंग अबाउट अ सिस्टमैटिक चेंज यू नीड डेटा। कहाँ लानी है भाई चेंज, कौन सी कच्ची आबादी को टारगेट करना, उस कच्ची आबादी में चाहिए क्या, उस कच्ची आबादी में जाके मैं वो डैनियल के या रोका के शावर हेड लगा दूँ तो कच्ची आबादी क्या करेगी उनका? यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या प्रोवाइड करना है। तो
तो ये डेटा जो है ना, ये सिर्फ जो हमारा है, जो डेटा कलेक्टिंग नेटवर्क है, ये सिर्फ पॉलिटिकल सिनेरियो को सपोर्ट नहीं कर रहा, चूँकि अभी इलेक्शन का गुलगुला है, इसलिए हमारी ज़्यादा तवज्जो उस तरफ है कि हम हर हल्के को डॉक्यूमेंट कर सकें, हल्के के इश्यूज़ को डॉक्यूमेंट कर सकें, हल्के को यूनियन काउंसिल की सतह पे समझ सकें, पार्टीज़ को या इंटरेस्टेड इंस्टीट्यूशंस को ये डेटा दे सकें कि उस डेटा की बुनियाद पे वो फैसला कर सकें कि कहाँ उन्हें कैंपेनिंग किस तरह करनी है, या उन्हें जो आने वाले इलेक्शन में टिकट्स हैं वो किन लोगों को और किन इश्यूज़ की बुनियाद पे देने हैं। अगर खान साहब ने जलसा करना है, या नवाज शरीफ साहब ने जलसा करना है, या पीपल्स या बिलावल भुट्टो ने जलसा करना है, तो उस जलसे में किसी एक ख़ास कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़े होकर क्या बात करनी है, इस हद तक डेटा आपके पास मौजूद होना चाहिए। बिल्कुल, ये डेटा नहीं है। अच्छा, से गोइंग बैक टू पॉलिटिक्स, यस, मैंने बहुत सारी जिस तरह डॉक्यूमेंट्रीज जो देखी इन द यूएस, अदर प्लेसेस, बहुत ज़्यादा साइकोग्राफ्स पे काम होता है, इस तरह की चीज़ों पे काम होता है, और फिर कैंडिडेट पे बहुत काम होता है कि कैंडिडेट जो है स्पेसिफिक कोई भी इलेक्शन जो लड़ रहा हो एट एनी लेवल, तो उसको क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए, फिर मिसाल के तौर पे उसकी जब एक वो स्पीच देता है, कुछ देता है, मैंने सुना है कि पीटीआई ये करती है, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, लेकिन ये है कि क्या पाकिस्तान में ये वाला काम हो रहा है कि यार हर जलसे के बाद आपको बताया जाए यार ये 4 टॉपिक्स हैं, इनको आपने कॉन्सेंट्रेट करना है, या ये चीज़ें आप सही नहीं कह रही हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे है, या जो भी मिसाल के तौर पे फिल्मों में और डॉक्यूमेंट्रीज में तो इस तरह दिखाते हैं कि डाउन टू आप हैविंग अ वाइफ, किस तरह की आपकी एवरी एज ब्रैकेट, एवरीथिंग मैटर्स। तो पाकिस्तान में ये काम होता है? यू वांट अ शॉर्ट आंसर? नो, I want the long answer. Let me give you the long answer as well. आपने फिल्म देखी होगी वैग द डॉग। तो आप नैरेटिव ना सिर्फ ये कि समझ सकते हैं, आप नैरेटिव बिल्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन नैरेटिव बिल्ड करने के लिए आपके पास टेक्निक होनी चाहिए, आपके पास एक्सपर्टीज होनी चाहिए, आपके पास समझ होनी चाहिए। तो हम इस तरफ भी जा रहे हैं कि नैरेटिव बिल्ड कैसे किया जाएगा। अच्छा, कैंडिडेट का मसला ये है कि इस मुल्क में या तो पॉलिटिकल डायनेस्टीज हैं या पर्सनल बाइसेस हैं, उनकी बेसिस पे फैसला होता है। मिसाल के तौर पे मैं आपसे कहता हूँ, किसी पार्टी का आप निकाल के देख लीजिए कि उनका इलेक्शन के दौरान टिकट देने का प्रोसेस क्या है। सो यू फाइंड आउट कि वो टिकट देने का प्रोसेस बिल्कुल ऑब्जेक्टिव नहीं है। कैंडिडेट एनालिसिस मौजूद नहीं, कैंडिडेट एनालिसिस किसी पार्टी के पास मौजूद नहीं है। आपके पास पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है वो 2008 के इलेक्शन से पहले की मौजूद नहीं है, कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है, कोई आर्काइव नहीं है। वी आर वर्किंग ऑन दैट एज वेल टू अंडरस्टैंड कि किसी एक, अब हम बहुत उसे एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश कर लेते हैं कि लाहौर का फ़लाँ हल्का है, यहाँ मैं या आप जो हैं वो पार्टी लीडर हैं या पार्टी की कोर कमेटी है जिसने फैसला करना है कि लाहौर के हल्का नंबर फ़लाँ में हमें किसको टिकट देना है। उसमें आपके पास पॉसिबिलिटी आज के दिन क्या होती है कि यार पिछले इलेक्शन में किसको दिया था, अच्छा उससे पिछले इलेक्शन, अच्छा उसको कितने वोट मिले थे, उसको कम मिले थे, इसको ज़्यादा मिले थे, ये हार गया था, ये जीत गया था, इसको ना दे दें, ये अपना बच्चा है, कर के कहानी ख़त्म हो जाती है 1-2 घंटे के अंदर, अगर 1-2 घंटे किसी ने लगाए हो। लेकिन क्या आप ये समझ सकते हैं कि इस हल्के में इश्यूज़, बुनियादी इश्यूज़ क्या हैं? एक वो जो मैक्रो लेवल के ऊपर नज़र आ रहे हैं, जो हर जगह नज़र आ रहे होते हैं, और एक वो जो माइक्रो, जो किसी को पता नहीं है। उनको एड्रेस करने के लिए किसने काम किया है इनके ऊपर, किसके साथ लोगों की कोई इन सिंक कोई है? क्या आपने नीचे के लेवल पे सर्वे कराया है कि लोग किसके साथ अपने आप को एसोसिएट कर रहे हैं? लोग अच्छा किसी के साथ एसोसिएट नहीं कर रहे हैं तो लोग किस बुनियाद पे एसोसिएट कर रहे हैं अपने आप को? किसी ऐसे बंदे को जिसको वो वोट देना चाहते हैं, क्या वो सियासी पार्टी की बुनियाद पे वोट देना चाह रहे हैं? क्या वो इस बुनियाद पे वोट देना चाह रहे हैं कि ये बंदा हल्के थाने कचहरी का काम करा देगा, सियासी पार्टी मैटर नहीं करती? क्या वो इस बुनियाद पे वोट देना चाह रहे हैं कि इस बंदे का कैरेक्टर कैसा है? क्या उसकी तालीम की बुनियाद? यू कैन फाइंड अ नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड यू कैन कंडक्ट सर्विस एंड यू कैन फाइंड आउट कि यार ये चीज़ें हैं। अब लेट्स फाइंड द बेस्ट फिट। हमें हर इलेक्शन के बाद हर पार्टी के जो बुजुर्ग महर हैं वो बैठ के बता रहे होते हैं जी हमसे जो है कोई बहुत सारे हल्कों में गलतियां होगी, गलत बंदों को टिकट दे दिया, इस वजह से हार गए। तो कौन सा पूछता है कि गलत टिकट आपने क्यों दे दिया, आपका किस बेसिस पे दे दिया, आपका एनालिसिस क्या था? तो ये जो एनालिसिस है, अच्छा मैं अब ये नहीं कह रहा कि मुझे किसी एक पार्टी को सपोर्ट करना है, ये हर पार्टी के पास होना चाहिए डेटा ये इस किस्म का। अगर हर पार्टी के पास डेटा है, सो यू आर पिचिंग द बेस्ट कैंडिडेट्स टू स्टार्ट विथ वन। When you are pitching the best candidates, these best candidates, whoever wins amongst them, are going to be connected to the people in that particular constituency on the basis of certain issues. मतलब आप funnel बेतल कह रहे हैं basically. तो वो over the period of time, those issues will be addressed because now those issues are known. And now people, अच्छा once this is done, we intend to make this data transparent as well, so that जो constituency वाले उन्हें पता होगा यार हमने 5 साल बाद या 3 साल बाद जवाब किस बात पे तलब करना है।
सो ये नहीं हो सकता कि आप एक इलेक्शन जीतें, उसके बाद आप असम्बली में चले जाएं और अपने हल्के में अगले 3 साल शक्ल ही ना दिखाएं, बल्कि असम्बली में भी ना जाएं, बास तो असम्बली में भी नहीं जाते, और उसके बावजूद आप अगला इलेक्शन जो है जीत जाए. सो दिस प्रोसेस नीड्स टू चेंज. ये हमारे यहाँ केओस है पॉलिटिक्स इस वक्त, हमारे यहाँ ब्लाइंडनेस है इस वक्त. इट इज़ नॉट मास्टर साइंस. मास्टर साइंस समथिंग विच डायरेक्ट्स एवरीथिंग. अगर पॉलिटिकल प्रोसेस आपका ठीक है तो ही इस मुल्क के अंदर आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आनी शुरू होगी. अगर पॉलिटिकल प्रोसेस आपका ठीक है तो ही इस मुल्क में इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट होगी. अगर पॉलिटिकल प्रोसेस या पॉलिटिकल विल आपकी ठीक है तभी लोगों के हालात या लोगों की ज़िंदगी बेहतर होना शुरू होगी. हमारे यहाँ पॉलिटिक्स इज गिमिक्स एट द मोमेंट. वी इंटेंड टू चेंज दैट. लेकिन आपको क्या लगता है कि ये गिमिक्स बाय डिज़ाइन है, या ये गिमिक्स क्योंकि उनके पास इससे बेहतर सोल्यूशन नहीं है? मतलब मिसाल के तौर पे अगर उनके सिलसिले में जो चीज़ें उनके लिए फ़ायदा दे रही हैं, या वो अगर इस तरीके से इलेक्शन जीत रहे हैं, या शायद वो चेंज, अगर मैं थोड़ा सा पेसिमिस्टिक व्यू लूँ, चेंज लाना ही ना चाहते हो, तो ये तो वैसी बात है ना, जिस तरह डॉक्टर्स को अगर ट्रांसपेरेंसी दिए जाए अस्पताल में पाकिस्तान में, तो उनको बड़ा फ़ायदा होगा. नुकसान भी होगा क्योंकि फिर आपको पता होगा कि अल्लाह की तरफ से नहीं हुआ और आपने थोड़ी यहाँ पे गलती कर दी अपने वहाँ. अब वो ट्रांसपेरेंसी हर डॉक्टर चाहता नहीं है. बिल्कुल नहीं चाहता. और उसकी वजह ये है कि ट्रांसपेरेंसी से आपको पता होता है कि आपकी इसमें कितनी गलतियाँ, आपके इसमें कितनी मेहनत करनी भी पड़ेगी. मेहनत भी करनी पड़ेगी ना. असल में जब हर चीज़ हवाई फायर है तो हर चीज़ किसी की गलती नहीं है और किसी की गलती है. इट्स एन ओपिनियन. तो इज इट ऑल्सो चेंज दैट दे विल रेजिस्ट, यू थिंक? अच्छा, पहली बात ये कि मैं बज़वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा. मतलब वो हमने कर लिया गलती से, मैंने भी कर दिया कुछ कि हम कोई चेंज एजेंट्स हैं या कोई हम ये लेना चाह रहे हैं. वी आर नॉट री इन्वेंटिंग द व्हील. दिस इज समथिंग विच इज़ बीइंग डन इन मैनी ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज इन द वर्ल्ड राइट नाउ. आपके पड़ोस में ये काम हो रहा है. बिल्कुल. डेटा कलेक्शन हो रही है, डेटा मैनेजमेंट हो रही है, पॉलिटिकल मैनेजमेंट हो रही है. जो आपने बात की, पीआर फर्म्स हैं जो कि कैंडिडेट्स को और पार्टीज़ को पीआर सिखाती हैं. जो पीआर हमारे यहाँ डिज़ास्टर होते हैं हर दूसरे दिन, क्योंकि हमारा तो न्यूज़ मीडिया चलता है उस पर. वो नहीं शायद चाहेगा कि ये हो जाए, बिकॉज फिर पीआर डिज़ास्टर मिलेंगे कहाँ से जिनके ऊपर आप हेडलाइन क्या होगी, जिनके ऊपर 6 दिन आप हेडलाइन बना के बैठे रहें, जिसका इशू से कोई ताल्लुक नहीं. लॉबिंग फर्म्स दुनिया भर में काम करती हैं बिकॉज देयर इज़ अ कनेक्ट बिटवीन द कॉर्पोरेट सेक्टर एंड द पॉलिटिशियंस. आपको कॉर्पोरेट सेक्टर को जाहिर है इसी सिस्टम के अंदर रह के काम करना है. उनके बहुत सारे इंटरेस्ट हैं जो कहीं होने हैं. बिल्कुल. या कहीं किसी को सपोर्ट करने. हमारे यहाँ लॉबिंग फर्म्स का वजूद नहीं है. इंटरनेशनली भी हमें करना होता है तो हम बाहर की एक लॉबिंग फर्म को हायर करते हैं और काम कराते हैं. मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पिंडी के एक बड़े मशहूर सियासतदान ने पिछले इलेक्शन जब हुए थे तो उन्होंने एक बड़ी मशहूर दुनियाई कंपनी, नाम नहीं मैं लेना चाह रहा, कंसल्टिंग कंपनी, उन्हें हायर किया कि यार मेरे हल्कों का एनालिसिस मुझे करके दे दो. अच्छा, उन्होंने करके भी दे दिया. हमें ये पता है कि उस कंपनी की पाकिस्तान में कोई वो नहीं है, ग्राउंड एक्सेस नहीं है. मतलब एक सेटअप है, 4-5 लोग बैठे हुए हैं, बड़ी कंपनी की बड़ा नाम है दुनिया का, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन कोई ग्राउंड पे एक्सेस नहीं है. 3 गोरे बैठे हुए हैं, एक काला बैठा हुआ है. सो पाकिस्तान का कुछ पता नहीं है. उन्होंने यहाँ 2-4 लोगों को हायर किया, ये हमें सर्वे करके दे दें, जो हमारे यहाँ मशहूर नाम है. उन्होंने सर्वे कुछ करके दे दिए. अच्छा, वो जो सर्वे करने वाली कंपनीज़ हैं उनके हालात ये हैं कि इस मुल्क में जो सबसे बड़ी सर्वे करने वाली कंपनीज़ हैं वो सर्वे होते हैं उनके यूनिवर्सिटी हॉस्टल्स में बैठ के फेल होते हैं. मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं खानेवाल में हमने एक सर्वे अभी कंडक्ट कराया कुछ अर्सा पहले. तो हम गए. अच्छा, उस सर्वे इसमें बाज़ औक़ात ना आपके ग्रुप्स होते हैं. आप किसी एक बंदे के पास चले जाते हैं कि यार गांव में आप 20 लोगों से पीछे, तो उसके पास हम गए. उन्होंने कहा यार फलां कंपनी से आए हैं तो बस दे जाएँ जी, सुबह ले जाइएगा. बिकॉज उसको इतनी आदत हो गई थी कि 100 फॉर्म दे जाता है, 100 फॉर्म रात मेरे भाई भतीजे बैठ के फिल कर लेते हैं और सुबह हम दे देते हैं. उन्होंने कहा नहीं भाई, ये नहीं, वी नीड योर हेल्प, बट हमारा अपना लोग हैं जो जाएंगे, बट वी नीड टू एंगेज यू इन दैट. इस तरह के यहाँ काम हो रहे हैं. तो मैं चेंज जो आपने बात की, आई एम सॉरी, मैं फिर वही मैंने कहा गुस्से में इधर निकल जाने वाली बात है. हम चेंज लाने वाली बात नहीं है, ये वो काम है जो दुनिया भर में हो रहा है. इससे पॉलिटिकल प्रोसेस इंप्रूव हुआ है, इससे कॉरपोरेशंस और पॉलिटिकल जो सेक्टर है उनके दरमियान रिलेशनशिप जो नॉन एग्जिस्टेंट है हमारे यहाँ, वो ठीक हो गया है. पार्टीज़ को फ़ायदा हो गया है क्योंकि अब वो ब्लाइंडली नहीं खेलती. पार्टीज़ जो हैं, पार्टीज़ अंडरस्टैंड कि कौन कहाँ कैसे खड़ा है. अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव हो गई है ऑन ऑल लेवल्स. ना सिर्फ ये कि पार्टी के लेवल पे बल्कि इंस्टीट्यूशन लेवल पे अकाउंटेबिलिटी इंप्रूव हो गई है. आपके पास डेटा या इन्फॉर्मेशन हर स्टेज पे मौजूद होती है. मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ एग्जिट पोल्स नहीं होते. मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ जब कैंडिडेट की कैंपेन चल रही होती है तो हमारे यहाँ पोलिंग वीकली मंथली पोलिंग नहीं हो रही होती. रेटिंग पॉइंट्स हमारे यहाँ डेवलप नहीं हो रहे होते कि आप कितने रेटिंग पॉइंट ऊपर हैं, कितने रेटिंग पॉइंट नीचे हैं, जो कि अब दुनिया में इट्स अ टेकन फॉर ग्रांटेड कि यार ये तो होना ही होना है.
अगर ये नहीं समझेंगे तो कैसे प्रिडिक्ट करेंगे, कैसे समझेंगे? एक बंदा इतनी बड़ी कैंपेन चला रहा है, उसको लगता है कि मैं 90 सीटें जीत जाऊंगा, आखिर में 8 सीटें जीतता है। व्हाट हैज हैपेंड? क्लैरिटी नहीं है ना, डेटा नहीं है। अच्छा, हाउ इम्पोर्टेंट इन योर पर्टिकुलर फील्ड इज सोशल मीडिया गोइंग टू बी? क्योंकि अगेन मुझे पता नहीं है, लेकिन सुनने में ये आता है और लोग ये कहते हैं, नैरेटिव पाकिस्तान में ये है कि पीटीआई सोशल मीडिया का बड़ा फ़ायदा उठाती है। दे वर अ बिग पार्ट ऑफ द इलेक्शन जो पिछली हुई थी, एंड देम विनिंग वाज देयर यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, ट्विटर एक्सेट्रा। तो क्या ये सोशल मीडिया वेव आपको बेनिफिट करेगा? बिकॉज उसमें फिर ऐसे होगा कि फॉर एग्जांपल अगर ऑनलाइन सर्विस हैं तो देर लेस लाइकली टू बी फिल्ड आउट बाय द सेम पर्सन, डेटा की स्प्रेड ज़्यादा तेज़ हो सकती है, नैरेटिव थोड़ा शेप हो सकता है। इज़ दैट पॉसिबल बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया? अच्छा, सोशल मीडिया एक बिल्कुल डिफरेंट नीश है हमारे लिए। मतलब सर्विस की आपने बात की, हमारे यहाँ ऑनलाइन सर्विस का तस्वुर अभी बहुत कम है और उसको करवाना बहुत मुश्किल है। इंटरनेट एक्सेसिबिलिटीज़ एंड लॉट ऑफ इशूज़, अगरचे हमारी ऐप्स वगैरह हमने डेवलप की हुई है, उसके थ्रू भी हम कराते हैं। लेकिन सोशल मीडिया इटसेल्फ जो है, आपकी बात ये बिल्कुल ठीक है कि वो लोग जो ये समझते हैं कि जो नेक्स्ट स्टेज पॉलिटिक्स है वो सोशल मीडिया पे नहीं लड़ी जाएगी, वो बेवकूफ़ है बुनियादी तौर पे। सोशल मीडिया इज़ गोइंग टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन आप देखेंगे सोशल मीडिया जो है ना, वो भी एक अब एक्सपोज हो गया। मिसाल के तौर पे मैं सुबह एक ट्वीट लिखता हूँ तो उसी नाम को 500 लोग वही ट्वीट जो है एक लफ्ज़ चेंज किए बगैर दिन में कर देते हैं, और शाम तक जो ट्रेंड बनता है अगले दिन वो मजाक बन जाता है, एंड इट बैकफायर्स। सो सोशल मीडिया की इंटेलिजेंट मैनेजमेंट जो है वो मौजूद नहीं है। अच्छा, इंटेलिजेंट मैनेजमेंट क्यों मौजूद नहीं है? क्योंकि आपके पास इंटेलिजेंट कंट्रीब्यूटर्स मौजूद नहीं है। हमारा अपना मतलब हम क्लेम ही करते हैं ना, जाहिर है वो तो व्हेन वी टेस्ट इट तो विल फाइंड आउट कि वी हैव इंटेलिजेंट कंट्रीब्यूटर्स सिटिंग इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री। सो वी आर इन अ मच बेटर पोजिशन टू नॉट ओनली अंडरस्टैंड द इशूज़ एंड ऑन द ग्राउंड, बट वी सिंस एवरीबडी इज़ अ स्मार्टफोन यूज़र, बिकॉज दैट्स इज़ हमारे पास जो 1 लाख लोग हैं उनमें से कोई आधे से ज़्यादा वो हैं जो स्मार्टफोन यूज़र्स हैं, एक्टिव स्मार्टफोन यूज़र्स हैं। एवरीबडी हैज़ अ टिकटॉक और अ सोशल मीडिया अकाउंट, और फेसबुक पे है, कहीं ट्विटर पे है, व्हाट्सएप ग्रुप्स के बने हुए। तो ये जो स्प्रेड है, इसको एड्रेस करने की हमारे पास कैपेसिटी है कि हमने उसे एड्रेस किस तरह करना है। सो ये एक और नीश है विच वी कॉल्ड सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड इवन डिजिटल मीडिया मैनेजमेंट नीश, कि उसको एड्रेस कैसे करना है। वंस अगेन इट हैज़ टू बी डेटाबेस। हम जो लफ्ज़ यूज़ करते हैं ना अपनी टैगलाइन के तौर पे, वो है बड़ा वो लगेगा नेगेटिव, इट्स कॉल्ड डेटा ड्रिवन डिस्ट्रप्शन। बट आवर जॉब इज़ टू डिस्टर्ब द ओल्ड वेज ऑफ थिंकिंग, टू डिस्टर्ब द स्टेटस को। जिस तरह चीज़ें चल रही हैं हमें लगता है कि वो ठीक नहीं है, आपको हो सकता है कि वो लगता हो किसी हद तक ठीक है, बट देयर इज़ अ लॉट दैट इज़ डिज़ायर्ड, दैट लॉट नीड्स टू बी चेंज्ड, एंड दैट्स वेयर वी कम इनटू पिक्चर, बिकॉज वी हैव one, of course, an outreach and a larger reservoir of human resource, but we have intelligent people working with us. It is not a social media cell which is churning out story after story, bad Photoshop, and मैं अब उस पर कमेंट करूँगा तो फिर कुछ लोग नाराज़ हो जाएंगे। हाँ, अच्छा, मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आई हैव जस्ट अ कपल ऑफ लास्ट फ्यू क्वेश्चंस एंड देन वी कैन सॉर्ट ऑफ आपका और टाइम नहीं लेंगे। अच्छा, पहला मेरा आप सवाल ले सकते हैं वैसे, कोई इतराज़ नहीं। ओके, चले, पहले तो मेरा सवाल ये कि इन टर्म्स ऑफ हेल्पिंग एवरीवन, तो इट्स अ फेयर फाइट, राइट? Yes. नॉट इन टर्म्स ऑफ द डेटा, वो तो आई अंडरस्टैंड, जिससे आपने कहा ना कि देखें इकोसिस्टम ही बेहतर होगा, फनल ही बेहतर होगा, लेकिन ऑब्वियसली ऐसे भी होगा कि यू आर अ बिजनेस, तो कोई खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा, कोई आपसे काम करवाएगा, कोई नहीं कराएगा। पॉलिटिक्स की जहाँ तक बात है, इसमें फिर एक मॉरल कंपस वाली बात भी आ जाती है कि, और फिर एक आपकी पर्सनल प्रेफरेंस वाली बात भी आ जाती है। सो फॉर एग्जांपल, डू यू वांट टू वर्क विद एक्स पार्टी और वाई पार्टी? हाउ डू यू सॉर्ट ऑफ सॉल्व दैट पार्ट? As I said, it's a business for us. So business में बड़ी क्लैरिटी ऑफ थॉट होती है। मतलब उसके अंदर कोई मसला नहीं है। मॉरल कंपस का तो इशू वहाँ पे आएगा जब हम कोई चीज़ मिस इन्फॉर्मेशन फीड कर रहे हैं। वी आर ओनली डीलिंग इन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन, एंड दैट इन्फॉर्मेशन इज़ फॉर यू टू बाय और हिम टू बाय। At the end of the day, it's a bid that you bid better than Mr. B, or Mr. B bid better than Mr. C, and we give them the data. That's all. Plus, that data is not something which is going to harm A or B. Actually, it is something which is going to benefit you. मतलब A अगर भी डेटा लेता है तो A को डेटा का फ़ायदा है, लेकिन वो इसलिए डेटा A को नहीं मिल रहा कि वो B को नुकसान हो रहा है इसका। B डिसाइड्स कि जी मैं बड़ा मुहतात हूँ कि मैं A और B करके बातें कर रहा हूँ कि मेरे मुंह से किसी पार्टी का नाम ना निकल जाए, ये ना हो जाए, इस वजह से मैं कह रहा हूँ।
नहीं, बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। हाँ। ये बेसिकली एक बिजनेस है ना, आपके पास एक चीज़ है जो कि फ़ायदा दे सकती है आपके प्रोसेस को, लेकिन आप ये चीज़ जहन में रखिए कि दुनिया में हर चीज़ फाइनाइट सप्लाई में होती है, इनफाइनाइट सप्लाई नहीं होती। आप मार्केट, इसी वजह से चीज़ों की प्राइस ऊपर या नीचे हो जाएगी। आप 3 लोग हैं, तीनों लोगों को चाय चाहिए, लेकिन नीचे चाय का सिर्फ एक कप मौजूद है, तो आप में से जो ज़्यादा बिड करेगा उसको चाय का कप मिल जाएगा। इसमें चाय के स्टॉल वाले का तो कसूर नहीं है। वन थिंग, दैट इज़ वन। दूसरा ये है कि ये भी ज़रूरी नहीं है, ये पॉसिबल हो सकता है इन सर्टन सिचुएशंस कि आप वो जिसे हम कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से आप ये आपका डिसीजन हो जाए कि अगर हम पार्टी ए को सेल कर रहे हैं तो पार्टी बी को हम सेल नहीं कर सकते। एडवर्टाइजिंग में, आप एडवर्टाइजिंग से जानते हैं, उसमें अगर आप कोक को सर्व कर रहे हैं तो आप पेप्सी को सर्व नहीं करते, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सर्टन जगह ये पॉसिबल है, बट एज लॉन्ग एज यू आर सेलिंग डेटा विच इज़ नो सर्टन प्रेफरेंस फॉर अ गिवन पार्टी, तो शायद ये इतना बड़ा मसला है नहीं, क्योंकि आप किसी की परसेप्शन सेल नहीं कर रहे। जो परसेप्शन मैनेजमेंट है वो ज़रूर है कि परसेप्शन मैनेजमेंट अगर हम ए के साथ करते हैं कि जी परसेप्शन मैनेजमेंट, आपकी पीआर मैनेजमेंट, आपकी सोशल मीडिया मैनेजमेंट हम हैंडल करेंगे, तो देन वी विल नॉट बी एबल टू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद पार्टी बी और पार्टी सी, देन विल बी एक्सक्लूसिव टू दैट पर्टिकुलर क्लाइंट। या किसी कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर लॉबिंग के अंदर अगर हम किसी एक ख़ास उससे काम कर रहे हैं, तो अगर उनके इंटरेस्ट से अगेंस्ट जाती हुई एक होगी तो हम उनके साथ काम शायद नहीं कर पाएंगे। बट ये बड़े आप चूँकि बिजनेसमैन खुद हैं तो आप समझते हैं कि ये बड़े वेल डिफाइंड है। ऑफ कोर्स कॉर्पोरेट एथिक्स वेल डिफाइंड है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की वेल डिफाइंड है, तो इसमें कोई हमें कोई वो एम्बिग्विटी है नहीं कि कोई पॉसिबल हो सके। लीगल बाउंड्रीज भी वेरी वेल डिफाइंड है, लॉज ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी वेल डिफाइंड है कि आप किस वक्त कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आएगा, कहाँ पे आप काम किसके साथ कर सकते हैं, किसके साथ नहीं कर सकते। सो वी हैव सेट वेरी क्लियर बाउंड्रीज ऑन दैट अकाउंट। और if I was to ask you, assuming you do nothing and you work with none of the parties, ठीक है, और वो data is not available, as of right now, the macro picture you're seeing, who's winning the next election? You want me to have only one client then? नहीं, लेकिन देखिए, क्लाइंट तो उनमें से कोई भी हो सकता है ना, जो नहीं जीत रहा है वो फिर आपको फ़ोन करे, और जो जीत रहा है वो आई एम नॉट गोइंग टू फॉल इनटू दैट पर्टिकुलर ट्रैप। चले, ठीक है, फेयर इनफ। अच्छा, एक आखिरी क्वेश्चन रिलेटेड टू लॉबिंग है। हम कॉर्पोरेट लॉबिंग अगर एक पाकिस्तान में एक वाकई एक लैक काफ़ी ज़्यादा करता है। कॉर्पोरेशंस और ये सारे जो इदारे हैं, हाउ डू दे करंटली, लेट्स से कि जैज़ इज़ अनअवेयर, मिसाल के तौर पे चलें, जैज़ और एनी अदर क्लाइंट इज़ अनअवेयर ऑफ द ग्राउंड वर्किंग्स ऑफ सम प्लेस इन मुल्तान, ठीक है, बिल्कुल, हाउ कैन दे यूज़ योर प्लेटफॉर्म एंड व्हाट कैन दे डू विद इट? अच्छा, उसमें दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि आपको पता है कि अब CSR जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्सेस हैं जो हमारे यहाँ जो मल्टीनेशनल्स की खास तौर में बात कर रहा हूँ, और जो मल्टीनेशनल्स नहीं भी हैं उनकी भी, हमारे लोकल बैंक्स वगैरह, बिल्कुल काफ़ी पैसा होता है और उसको उन्होंने खर्च करना होता है। अच्छा, अब ये कहाँ खर्च करना है, ये एक बड़ा क्वेश्चन होता है। बाज़ औक़ात आप अनसॉलिसिटेड एप्लीकेशंस ले लेते हैं, बाज़ औक़ात एक सॉलिसिटेशन ड्राइव चला लेते हैं, बट दैट इज़ समबडी thinking sitting in a drawing room or not in a drawing room, in a conference room. You don't have access to data which can actually tell you कि यार किन किन इलाकों में किस किस किस्म की सर्विसेज की ज़रूरत है जिसको एक कॉर्पोरेट एंटिटी फैसिलिटेट कर सकती है। बैंक्स की फैसिलिटेशन किसी और तरह की हो सकती है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट थ्रोइंग मनी, इट्स अबाउट कनेक्टिंग विद पीपल, एंड टू अ सर्टेन एक्सटेंट CSR इज़ अ मार्केटिंग टूल इटसेल्फ। सो जैज़ जाहिर है वो सर्विसेज प्रोवाइड करना या वो एरिया में CSR में इन्वेस्ट करना पसंद करेगा जहाँ उनकी जो टेलीकम्युनिकेशन एक्सेस है या मोबिलिटी है या एक्सेप्टेंस है वो इंक्रीज़ करे। दिस इज़ अगेन बेस्ड ऑन डेटा एंड अंडरस्टैंडिंग कि आपने कहाँ काम करना है। मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ तक हमारी एक्सेस नहीं है, लोगों को पता भी नहीं है। मैं आपको अभी ले जाता हूँ, अगेन जैज़ का नाम नहीं लेता, किसी मल्टीनेशनल के ऑफिस में चले जाएँ, उनसे आप कहें यार भावलपुर के मुझे बता दें तहसीलें कौन कौन सी, किसी को नाम भी नहीं पता होंगे। यूनियन काउंसिल तो बहुत दूर की बात है। तो जब इस लेवल की आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं है और आप समझते नहीं हैं कि आपने मार्जिनलाइज, तो आप चेंज नहीं ला सकते, आप CSR बजट को इफेक्टिवली यूज़ नहीं कर सकते। एक तो हम ये काम करने चाह रहे हैं, जो कॉर्पोरेट एंटिटीज़ को हम पिच करने के, हम आपको बताते हैं कि CSR की आपकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। दूसरा, जो जहाँ तक लॉबिंग का सवाल है, इन्हें ये तो पता है कि हमारे कॉर्पोरेट इंटरेस्ट ये हैं और इन कॉर्पोरेट इंटरेस्ट में हमें इस चीज़ की ज़रूरत है, बस उस चीज़ के लिए कौन हमारा बेस्ट कैंडिडेट है जो हमारे एंड पर ये लॉबी करेगा, और वो क्यों करेगा, क्योंकि हमारे और उसके इंटरेस्ट अलाइन हो रहे हैं। अदरवाइज कोई नहीं करेगा। वी आर नॉट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ ब्राइबिंग समबडी, वी आर थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ अलाइनिंग द इंटरेस्ट।
तो अलाइन हो जाए तो आपको भी फायदा है, मुझे भी फायदा है। मतलब पैसे दे के अगर मेरे को काम कराना है, जो कि होता है, ये नहीं कि नहीं होता, तो वो इलीगल भी है, इमोरल भी है, गलत भी है, और उससे जो आउटकम आएगी वो भी शायद गलत होगी। बट फाइंड आउट कि कहाँ आपके या किसी और के इंटरेस्ट अलाइन होते हैं, एंड दैट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन समबडी नोज कि वो इंटरेस्ट हैं क्या, और वो इंटरेस्ट किस कॉन्स्टिट्यूंसी में किस तरह उनकी इंपॉर्टेंस है और किस लेवल की इंपॉर्टेंस है, एंड यू अलाइन दैट। सो एक लॉबिंग की पूरी एनवायरनमेंट जो है वो डिज़ाइन हो जाएगी। So that is why I'm saying that we are not, as you said, we are not thinking in terms of engaging the political parties only. We have already been approached by a number of institutions to start with. We'll be having our soft launch probably this week. Inshallah. So already there's a lot of interest that is there. But we are also thinking in terms of, as I said, it is not just something which is designed for the election year. It is something which has to have a longer impact, and which has to be a going concern. So it will run for another 50, 100 years, whatever our life frame is. 50, 100 years ज़्यादा over optimistic हो गया, 25-30 साल तो चल ही जाएगा, और उसके बाद भी चलता रहेगा of course. So the idea is to provide services which are applicable and which can be utilized by stakeholders in every year, regardless of whether that's an election year or not an election year. ठीक है। सो उसमें बहुत सारे काम और भी हैं। ठीक है, चलें फाइनल क्वेश्चन। जी बताइए। आपको लगता है कि, एंड दिस इज जस्ट फ्रॉम वर्किंग इन एडवर्टाइजिंग एंड जनरली व्हाट वी कैन सी इन द मार्केट इज, पहले नैरेटिव जो था ना was sort of taught or made in a boardroom and then sort of pushed down your throat. अब ऐसे हो रहा है ना, जिस तरह मैं आपको मिसाल देता हूँ अमेरिकन पॉलिटिक्स का, ठीक है। अगर मैं रिपब्लिकन हूँ तो आई हैव टू लाइक गन्स, आई हैव टू बी अगेंस्ट अबॉर्शन, मतलब आपने मुझे सेट करके बता दिया जी आप ये हैं, ठीक, या आप ये हैं। अब द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया, द वर्ल्ड ऑफ एक्सेस टू द इंटरनेट एसेंशियली इज द रियल गेम चेंजर। उससे क्या हो रहा है कि साइकोग्राफ्स लोगों के अलग हैं, राइट? सो आई कैन लाइक गन्स बट ऑल्सो सपोर्ट, आई डोंट नो, be pro, I don't know, pregnancy, or pro, I don't know, LGBT, pro-life, or whatever the scenario is. Point मेरा ये है कि is it a question now more of listening than speaking when it comes to political parties, because people now have much more well-rounded opinions अपनी तरफ से। वो इसकी वजह ये है कि they are able to get a whole access to data or information जो पहले लोगों को मिल नहीं पा रहा था, पहले इंटरनेट होता नहीं था, पहले इतनी conversation थी नहीं। क्या ये नैरेटिव आपको नजर आ रहा है चेंज होते हुए कि वी हैव टू नाउ अडैप्ट टू देम वर्सेस देम अडैप्टिंग टू द पॉलिटिकल पार्टी? This is a very very interesting question actually, something which is very close to my heart. Information का जो और अगेन चूँकि मुझे अपनी बिजनेस को और हाईलाइट करना है, तो मुझे और अच्छा लगा कि मुझे अच्छा लगा आपने सवाल कर दिया, विच इज़ नॉट प्लान्ड ऑफ कोर्स। हम ये कहते हैं कि पिछले 50 साल में जो इंफॉर्मेशन इन्फ्लक्स है, that is more than the information influx of the last 5,000 years. So it is the information which is driving the decision making. You cannot sell something which backfires. मैं मिसाल नहीं देना चाहता क्योंकि मिसालें वो ख़तरनाक हो जाएंगी हमारे लिए, बट पॉलिटिकल पार्टीज़ एक नैरेटिव बेचती हैं और वो तीसरे दिन फैक्ट्स की बुनियाद पर बैकफायर हो जाता है, बिकॉज नाउ एवरीबडी हैज़ एक्सेस टू फैक्ट्स। अब फैक्ट्स CIA के पास या KGB के पास या उनके पास नहीं है कि वो 20 साल बाद मेमोज इशू करेंगे तो आपको पता लगेगा। एवरीबडी हैज़ एक्सेस टू फैक्ट्स। चीज़ें हैक हो जाती हैं, अगले दिन इशू हो जाती हैं। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल about what you are doing right now. And yes, as you have put it, it is very very important to listen rather than speak. But nobody is listening. That is the problem even now, right now. आप रैलीज देख लीजिए, आप जलसे देख लीजिए, आपको वही रिपीट हुई तकरीर नज़र आ जाएगी तकरीबन हर पार्टी की। हर पार्टी उसी नैरेटिव पे चल रही है जो कोई 6 महीने पहले उनका नैरेटिव था। आप वही तकरीर मुल्तान में जाके करेंगे, वही खानेवाल में करेंगे, वही रहीम यार खान में करेंगे, वही हर जगह करेंगे। एवरीबडी has a different perspective, has a different take on politics. Everybody has a different feel to what is happening, and everybody has a different requirement to what they want or what they don't want. You cannot sell the same narrative to everybody. Now, narrative is again not something, as I said, this is something which is called macro narrative, and there are micro narratives. I imagine that in an election year or for that matter in politics, micro narrative have become as important as macro narratives. बिल्कुल। और वो ऑब्जेक्टिवली आप लोगों को समझा सकते हैं कि यार हाउ दिस विल गोइंग टू चेंज योर लाइफ। मैक्रो नैरेटिव जो होते हैं वो नारे होते हैं सिर्फ,
उससे लाइफ चेंज नहीं होती, बस वो दिल को खुश करने को अच्छा है, और अब उनका मजाक बनना शुरू हो गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और ये सिमिलर इस तरह है ना, एक कंपनी से, जिस तरह कंपनी की मिशन विजन स्टेटमेंट होती है, फिर वो एक छोटा प्लान आपको बना के देते हैं कि जी क्वार्टर टारगेट ये है, आपने ये अचीव करना है। हम बहुत ज़्यादा फोकस रोटी कपड़ा मकान और सम वेरी बिग नहीं, हमारे दूसरा मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप और मैं चलते हैं 10 ऑर्गेनाइजेशन को विजिट करते हैं, आम अच्छे मिडिल मैनेजमेंट से मिलते हैं, हराम है उसमें से किसी को मिशन विजन स्टेटमेंट पता हो कंपनी की, और नहीं किसी ने पता नहीं होगी, किसी ने कभी पढ़ी नहीं होगी। उनको डेली बेसिस की पोटेंशियल रेगुलेशंस पता होंगी, डायनामिक्स पता होंगे, आज मुझे क्या करना है, हफ्ते के मेरे टारगेट क्या है, महीने के टारगेट क्या है, एचआर पॉलिसी, छुट्टियां कितनी मिलनी, ये पता। मिशन विजन स्टेटमेंट जो है ना, वो एक बेसिकली खुशनुमा से पेडिस्टल पे आपने लगा के कहीं 2-4 अच्छे जुमले जो हैं वो कर दिए। सो माइक्रो नैरेटिव ना, व्हाट इज हैपनिंग इन द फील्ड, दैट इज इंपॉर्टेंट एंड एवरीबडी इज कंसर्न्ड अबाउट दैट। अब रोटी कपड़ा मकान वाली कहानी जो है ना, एक बड़े नैरेटिव के तौर पे, ये नहीं मैं कह रहा कि नारा बुरा है, ये बुनियादी इंसानी हकूक़ है, बहुत अच्छा नारा है, बट probably you need to sell something better now. हाँ, वो कहते हैं मुझे प्रोग्रेस दिखाओ ना, कुछ दिखाओ मेरे हल्के में क्या होगा यहाँ। मतलब आप ये बता सकते हैं कि यार थर में हमने रोटी कर चुके, पीपल्स पार्टी की आपने बात, थर में आप बता सकते हैं कि यार पीपल्स पार्टी के बारे में हमारे एक दोस्त कहते हैं कि यार उन काम बहुत अच्छे बहुत दफ़ा करते हैं, लेकिन उनको सेल नहीं करने आते। तो बिल्कुल पॉसिबल है, मतलब थर में अगर वाटर प्लांट्स लगे हैं, कितने लगे हैं, कहाँ पे लगे हैं, छोटे डैम्स बने हैं, कहाँ पे बने हैं, उससे कितने लोगों की लाइफ चेंज हुई है, ये वो नैरेटिव है जो आपको सामने लेकर आना है, बिकॉज इट्स चेंजिंग लाइफ ऑफ द पीपल। डेफिनेटली जो छोटे छोटे अस्पताल काम कर रहे हैं, या फ्री वो सर्विसेज मिल रही हैं, वो किस तरह काम कर रही हैं, खान साहब का सेहत कार्ड है, उसकी क्या इफेक्टिवनेस हुई है, मियाँ साहब ने जो रोड्स नेटवर्क वगैरह बनाए, मतलब हर एक ने कोई काम किया है, कोई लोग बिल्कुल लोगों का नुकसान करने तो नहीं आते, हर पार्टी ने कुछ ना कुछ काम तो किए हुए हैं। उन कामों को मैं ये नहीं कह रहा कि बेचें, बट आप ये आइडेंटिफाई करें कि उन कामों से जो चेंज आप लाना चाह रहे थे वो मैट्रिसेस हैं क्या, जो एंटिसिपेटेड चेंज थी वो आई है कि नहीं आई, अगर नहीं आई तो उसको किस तरह बेहतर किया जा सकता है, और अगर आ गई है तो उसको किस तरह अपने एडवांटेज में यूज़ किया जा सकता है। दिस इज समथिंग विच इज़ मिसिंग राइट नाउ। चलें ठीक है, चलें, थैंक यू वेरी मच यार, दिस इज़ बिन रियली आई ओपनिंग, और बड़ी मेहरबानी आपकी यार आने के लिए। नहीं, आपका शुक्रिया, आपने बुलाया मुझे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग यार, अगर आपको हमारा कॉन्टेंट पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वो सी यू नेक्स्ट टाइम।